उत्तराखंड। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ आकांक्षा पारिक। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। देहरादून में राष्ट्रीय खेल दिवस पर कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने की शिरकत। स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट की होगी स्थापना। हरिद्वार में ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक तैयार, परिवहन विभाग के उपायुक्त ने किया निरीक्षण। मॉनिटरिंग की व्यवस्था सहित कई अहम पहलुओं की हुई जांच। रुड़की में गुलदार का आतंक, मेडिकल कॉलेज में दिखा जोड़ा मूवमेंट। सीसीटीवी कैमरास में कैद लोगों में दहशत, वन विभाग से जल्द पकड़ने की मांग। उत्तराखंड पीसीएस 2021 का परिणाम जारी, कुल 296 अभ्यर्थी चयनित। आशीष जोशी रहे टॉपर, रुड़की के रवि कुमार ने भी मारी बाजी। और देहरादून सहित 9 जिलों में भारी बारिश के आसार, लैंडस्लाइड से क्षतिग्रस्त हुआ मसूरी कैंपटी राष्ट्रीय राजमार्ग। बोल्डर गिरने से गंगोत्री हाईवे बंद, तीर्थयात्रियों के लिए खोला गौरीकुंड से केदारनाथ मार्ग। और अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड स्थित नवीन बहुउद्देशीय क्रीड़ा हॉल में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में हॉकी के जादूगर ध्यानचंद को याद किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, खेल मंत्री रेखा आर्य सहित प्रदेश भर से आए सैकड़ों की संख्या में खिलाड़ी भी मौजूद रहे। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेरिस ओलंपिक में भाग लेने वाले उत्तराखंड के 4 खिलाड़ियों को 50-50 लाख का चेक प्रदान किया। इसके साथ ही नेशनल खिलाड़ियों और उदीयमान खिलाड़ियों के खाते में भी उनको मिलने वाली राशि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज ट्रांसफर की। धामी ने उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेल महोत्सव के लिए वेबसाइट का भी उद्घाटन किया। आज खेल दिवस के अवसर पर खिलाड़ियों को उच्च स्तर का प्रशिक्षण और प्रवेश प्रदान करने के उद्देश्य से कुछ घोषणाएं भी मैं करना चाहता हूं। जैसे महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज देहरादून के छात्रों हेतु खेल गतिविधियों से जुड़ी स्नातक कक्षाओं को भी प्रारंभ किया जाएगा, जिसे निर्माणाधीन खेल विश्वविद्यालय के साथ जोड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत चयनित 2600 खिलाड़ियों में से 10% खिलाड़ियों को उनके प्रदर्शन के आधार पर चयनित कर विशेष प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था भी की जाएगी। भारत सरकार के खेल मंत्रालय द्वारा संचालित टारगेट ओलंपिक पोडियम टॉप योजना की भांति राज्य सरकार द्वारा भी टारगेट इंटरनेशनल पोडियम TIP योजना संचालित की जाएगी, जिससे कि उत्तराखंड राज्य के खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक अर्जित करने में सहायता प्राप्त होगी, जिससे कि वो राज्य का नाम रोशन कर सकेंगे। उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन और प्रबंधन के लिए एकीकृत स्पोर्ट्स पोर्टल और ऐप डेवलप करने के साथ साथ स्पोर्ट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट स्थापित की जाएगी। बता दें, ये फैसला खेलों के आयोजन से संबंधित उच्चाधिकार समिति की हुई पिछले दिनों की बैठक में लिया गया। वहीं प्रतियोगिताएं देहरादून, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार, टिहरी और पिथौरागढ़ में होनी है, जहां आयोजन स्थलों, स्टेडियम
खेल परिसरों के आसपास की सड़कों के नेटवर्क को मजबूत करने के लिए लोक निर्माण विभाग के चीफ इंजीनियर को नोडल अधिकारी नियुक्त करने के संबंध में निर्देश दिए गए। को लेकर सरकार विभाग माननीय मुख्यमंत्री जी के दिशा निर्देश में हमारी संपूर्ण तैयारियां हैं। अब बात आती है प्रबंधन की। निश्चित रूप से राष्ट्रीय खेल एक विभाग का योजना नहीं है। राष्ट्रीय खेल मैं समझती हूँ पूरे प्रदेश का विषय है। इसमें जिन जिन विभागों की सहभागिता बनती होगी, निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन विभागों को साथ में सहयोग के रूप में काम करने के निर्देश दिए हैं। उसकी प्रबंधन समिति बनाना अथवा हाई पावर कमेटी का गठन होना, ये सारी चीजें पूर्व में की जा चुकी हैं। पोर्टल इत्यादि का निश्चित रूप से थोड़ा सा काम करने में सरलीकृत हो सके, पोर्टल इत्यादि की भी व्यवस्था जो है उसके लिए भी काम किया जा रहा है। परिवहन विभाग के उपायुक्त राजीव मेहरा ने रोशनाबाद सिडकुल में बनकर तैयार हुए ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक का निरीक्षण किया, जिसमें विभिन्न बिंदुओं पर जांच की गई। ट्रैक में प्रवेश निकासी के साथ ही वहां की मॉनिटरिंग की व्यवस्था, लंबाई और चौड़ाई सहित अन्य बिंदुओं पर जांच की गई। यहां पहुंची टीम अपनी रिपोर्ट परिवहन विभाग को सौंप देगी, जिसके बाद आगे का निर्णय लिया जाएगा। ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक की बात करें तो ये पूरी तरह से प्रैक्टिकल मोड में टेस्ट लेता है। उसका हमारा मेन उद्देश्य है कि जितने भी लोगों को हम लाइसेंस जारी करते हैं उसमें दक्ष चालक हमको प्राप्त हो सकें, और दक्ष चालक रहेंगे तो जितनी सड़क दुर्घटनाएं हैं उन पर रोकथाम हो सकेगी। इसलिए हरिद्वार में एक ड्राइविंग ट्रैक हम बना रहे हैं। इसकी जो आधारभूत चीजें हैं वो तो परिवहन विभाग ने बनाई है, लेकिन इसका तकनीकी जो सहयोग है वो आपकी मारुति ने दिया है। तो मारुति ने इसको पूरा बना दिया है। अब ये चालू होने के लिए तैयार है या इसमें कुछ कमियां रह गई है, इसके लिए निरीक्षण के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं, और निरीक्षण के बाद हम अपनी रिपोर्ट देंगे और जो भी इसमें त्रुटियां होंगी उनका निराकरण करके हम शीघ्र इसको जो है जो लोग लाइसेंस बनाने आते हैं उनके लिए खोल देंगे। रुड़की तहसील क्षेत्र के जस्सावाला रोड के पास महर्षि दयानंद मेडिकल साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट कॉलेज में गुलदार का जोड़ा दिखाई देने से हड़कंप मच गया। आपस में खेलते हुए गुलदार के जोड़े की हरकत सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। गुलदार दिखाई देने पर आसपास के ग्रामीणों और स्कूल प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। धनौरी क्षेत्र के जस्सावाला रोड पर एक कॉलेज में गुलदार की धमक से दहशत बनी हुई है। कॉलेज प्रबंधक ने वन विभाग से गुलदार को पकड़ने की मांग की है। बता दें कि 2 गुलदारों का वीडियो सीसीटीवी कैमरास में भी कैद हुआ है, जहां लोगों ने पकड़ने की मांग की है क्योंकि लोगों में दहशत है। प्रदेश कांग्रेस के स्थगित केदारनाथ धाम प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा धाम में स्थितियां सामान्य होने पर फिर शुरू हो जाएगा। आपदा की वजह से 1 अगस्त को सीतापुर पहुंचकर यात्रा स्थगित कर दी गई थी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण महारा का कहना है कि स्थितियां अनुकूल होते ही केदारनाथ रक्षा प्रतिष्ठा यात्रा फिर से शुरू की जाएगी। और इसी क्रम में उन्होंने कहा कि केदारनाथ मंदिर धाम ट्रस्ट ने ये मान लिया कि वो वहां पर नहीं मंदिर बनाएंगे, लेकिन उन्होंने जो पत्र लिखा है उस पत्र की अंतिम 2 पंक्ति सभी सनातन धर्म मानने वालों के लिए एक चैलेंज है। रक्षा यात्रा दोबारा शुरू होगी और प्रशासन से हम लोग टच में हैं। हम लोग लगातार उनसे बात कर रहे हैं कि केदारनाथ प्रतिष्ठा यात्रा जो है वो हम लाना चाहते हैं। वो अभी के वहाँ के हालातों को सही नहीं बता रहे हैं और उनका ये कहना है कि थोड़ा समय रुक जाइए, हम जैसे ही रास्ता बन जाएगा पैदल जाने का तब आइएगा। क्योंकि केदारनाथ मंदिर धाम ट्रस्ट जो दिल्ली का है उसने भले ही ये मान लिया कि हम नहीं बनाएंगे, लेकिन उन्होंने जो पत्र लिखा है ये पत्र से हमें गंभीर आपत्ति है।
इस पत्र की अंतिम 2 लाइनें मैं पढ़ूंगा, उसको आप सुनिएगा। इस सारे देश के सनातन धर्मियों को और उत्तराखंड के सनातन धर्म को मानने वालों के लिए चैलेंज है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। लिखते हैं, ट्रस्ट के पूर्व अध्यक्ष श्री सुरेंद्र सौतेला ने इस्तीफा देने के बाद हम सभी ट्रस्टी बहुत आहत हुए हैं कि हिंदू धर्म में धार्मिक भावनाओं की कोई कदर नहीं है और मंदिर बनाना हिंदू धर्म में अच्छा कार्य नहीं। ये उनका पत्र है। हमें इस पत्र पर घोर आपत्ति है उनके द्वारा। गुरुवार को रामनगर कोतवाली पुलिस ने 17 मोबाइल फोन के साथ एक चोर को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक गश्त के दौरान ग्राम चोर पानी निवासी पद्मा दत्त भट्ट को गिरफ्तार करते हुए तलाशी लेने पर उसके कब्जे से चोरी किए गए 17 मोबाइल फोन्स बरामद किए गए। देखिए, रामनगर थाना क्षेत्र में काफ़ी समय से मोबाइल चोरी की सूचना प्राप्त हो रही थी। सूचना पर मुखबिर तंत्र को हमारे द्वारा सक्रिय किया गया, तो आज एक चोर परमानंद भट्ट, जिससे कुल हमारे द्वारा 17 फ़ोन बरामद किए गए हैं, जिनकी कीमत लाखों में है और हमारे द्वारा अभियुक्त को न्यायालय पेश किया जा रहा है। खबर उधम सिंह नगर के जसपुर से है, जहां जसपुर नगर के कोतवाली के सामने धर्मशाला परिसर में विश्व हिंदू परिषद गौ रक्षा प्रांत प्रमुख यशपाल राजहंस और केंद्रीय मंत्री आनंद सिंह हरोला के साथ पहुंचे। यहां कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करते हुए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की 60 साल पूर्ण होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता आनंद हरबोला, विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मंत्री गौ रक्षा प्रांत प्रमुख यशपाल राजहंस, कार्यक्रम अध्यक्ष मनोज कुमार कश्यप, प्रखंड अध्यक्ष चंद्रपाल कश्यप, दीपक राणा के निर्देशन में भाव भगवा पथ यात्रा का धर्मशाला मंदिर से शुभारंभ कर नगर के मुख्य मार्ग से होते हुए जसपुर सुभाष चौक से गुजरकर धर्मशाला मंदिर में ही समापन किया गया। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर पुलिस प्रशासन द्वारा व्यवस्था चाक चौबंद रही। विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के 60 वर्ष पूरे हो गए। आज षष्ठी पूर्ति होने के इस उपलक्ष्य के कारण से जसपुर में, और जसपुर ही नहीं पूरे भारत में, विश्व हिंदू परिषद एक विशाल भगवा ध्वज यात्रा के माध्यम से या पद यात्राओं के माध्यम से, बाइक यात्राओं के माध्यम से अपना जो खुशी है, अपनी खुशी को जाहिर कर रहा है और षष्ठी पूर्ति का ये जो कार्यक्रम है उस कार्यक्रम को मना रहा है। तो बजरंग दल कहते हैं कि देश का बल बजरंग दल, और ये विश्व हिंदू परिषद का जो बजरंग दल काम करता है, आज देखेंगे कि आज हम गौ रक्षा के क्षेत्र में देखें, सेवा के क्षेत्र में देखें, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, यदि गौ माता की यहाँ जहाँ गो कसी की बात देखते हैं तो गो कसी के मामले में देखते हैं तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल जो है इस तरह से काम कर रहा है कि वो देश के बल के रूप में काम कर रहा है। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की आज यानी गुरुवार को 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग हुई, जहां पर रिलायंस ने जियो AI क्लाउड वेलकम ऑफर का ऐलान किया। उन्होंने बताया कि इसमें जियो यूजर्स को 100 GB तक का फ्री क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। क्लाउड स्टोरेज में फोटो, वीडियोस, डॉक्यूमेंट सहित अन्य डिजिटल कंटेंट को स्टोर किया जा सकेगा। इस ऑफर को दिवाली पर लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही अंबानी ने कहा कि रिलायंस 5 सितंबर को 1:1 में बोनस इशू देने पर भी विचार करेगी। और फिलहाल के लिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें जो आप पर करती हैं सीधा असर, खबरें जिन पर होती है जनता की नजर, खबरें जिनकी तह तक पहुंचना है जरूरी और जो कसौटी पे हो पूरी। मुद्दा चाहे समाज से जुड़ा हो या फिर सियासत से, तभी वो बनती है खास खबर। खास खबर सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। खबर
जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास, खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की आज यानी गुरुवार को 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग हुई, जहां पर रिलायंस ने जियो एआई क्लाउड वेलकम ऑफर का ऐलान किया। इस दौरान रिलायंस ने बताया कि इसमें जियो यूजर्स को 100 GB तक का फ्री क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। क्लाउड स्टोरेज में फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट सहित अन्य डिजिटल कंटेंट को स्टोर किया जा सकेगा। इस ऑफर को दिवाली पर लॉन्च किया जाएगा। इसके साथ ही अंबानी ने कहा कि रिलायंस 5 सितंबर को 1:1 में बोनस इशू देने पर विचार करेगी। Reliance Industries posted a record consolidated turnover of 10,122 crores in the financial year 24, becoming India's first company ever to cross the rupees 10 lakh crore mark in annual revenues. Reliance's EBITDA was rupees 1,78,677 crores, while the net profit was rupees 79,020 crores. Reliance's exports were rupees 2,99,832 crores, accounting for 8.2% of India's total merchandise export. रिलायंस की 47वीं एनुअल जनरल मीटिंग हुई, जहां पर रिलायंस ने ऐलान किया कि एआई क्लाउड स्टोरेज मिलेगा। आप सभी को बता दें कि 100 GB तक का फ्री क्लाउड स्टोरेज रिलायंस की तरफ से दिया जाएगा। क्लाउड स्टोरेज में फोटोज, वीडियोज, डॉक्यूमेंट्स और अन्य डिजिटल कंटेंट को स्टोर किया जा सकेगा। ये ऑफर दिवाली पर लॉन्च किया जाएगा। आपको बता दें कि इसके साथ ही रिलायंस 5 सितंबर को 1:1 में बोनस देने पर भी विचार करेगी। जियो 8 सालों में दुनिया की सबसे बड़ी मोबाइल डेटा कंपनी बनी। प्रत्येक जियो यूजर प्रति माह 30 GB डेटा का कंजप्शन करता है। इसकी कीमत वर्ल्ड एवरेज की 1/4 है। आपको बता दें कि रिलायंस ने एक नया इंसेंटिव बेस्ड एम्प्लॉयमेंट सिस्टम अपनाया। कंपनी ने पिछले साल 17 लाख नौकरियां दी। कंपनी ने मार्च 2024 में समाप्त वित्त वर्ष में रिसर्च और डेवलपमेंट पर
3,643 करोड़ से ज्यादा का खर्चा किया है। इसके साथ ही जियो फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल कंपनी भी बनी है। इसका रेवेन्यू 1 लाख करोड़ को पार कर गया है। इसने देश को 5G डार्क से 5G ब्राइट में तब्दील किया। इसके साथ ही बीते साल जियो 2 5G का पूरे देश में रोल आउट कंप्लीट किया गया। जियो के अभी तक 49 करोड़ कस्टमर्स हैं। मौजूदा डेटा प्राइस ग्लोबल एवरेज का 1/4 और विकसित देशों में डेटा प्राइस का 10% है। जियो होम में नए फीचर्स का भी ऐलान किया गया। जियो टीवी OS को सेटअप बॉक्स में लॉन्च किया गया। AI के जरिए जियो सेटअप बॉक्स इस्तेमाल करना और आसान हो जाएगा। AGM के दौरान शेयर में करीब 2% की तेजी देखी गई है। इसके साथ ही एक साल में रिलायंस के शेयर्स ने 23% का रिटर्न दिया है। वित्त वर्ष 2024-25 की पहली तिमाही में 15,138 करोड़ रुपए का मुनाफा देखा गया। बीती रात कंट्रोल रूम देहरादून द्वारा SDRF को सूचना मिली कि दूधली क्षेत्र मथुरावाला नौका हिल के पास एक व्यक्ति स्कूटी सहित नाले में बह गया। सूचना मिलते ही SDRF की टीम रेस्क्यू उपकरणों के साथ तत्काल घटनास्थल पर पहुंची और सर्चिंग अभियान चलाया। सुबह SDRF की टीम द्वारा घटनास्थल पर पहुंचकर नदी के किनारे संभावित स्थानों पर गहन सर्चिंग की गई। सर्चिंग के दौरान टीम को जिजोन गांव के पास सुसवा नदी के किनारे नाले में बहे व्यक्ति का शव बरामद हुआ। मृतक का नाम राम प्रसाद बड़ोनी है, जिसकी उम्र 65 वर्ष बताई गई है। आपको बता दें कि मृतक डोडावला नौका का रहने वाला था। लोहाघाट के सुई गांव का एक युवक दिनेश चंद्र चौबे अपने 8 वर्षीय पुत्र शिवम का उपचार कराने लोहाघाट उप जिला चिकित्सालय पहुंचा, लेकिन काफी देर तक बच्चे को इलाज न मिलने पर आक्रोशित युवक बच्चे सहित अस्पताल गेट पर धरने पर बैठ गया। दिनेश चंद्र ने अस्पताल स्टाफ पर अभद्रता का आरोप लगाते हुए कहा कि जब वो अपने बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचा तो किसी भी डॉक्टर और स्टाफ नर्स के द्वारा इमरजेंसी में भी उनके बच्चे का उपचार नहीं किया गया और आधे घंटे तक उन्हें इधर से उधर दौड़ाया गया। ड्यूटी में कोई डॉक्टर मौजूद नहीं मिला। उन्होंने DM चंपावत और CMO से लोहाघाट अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुधारने और आरोपी स्टाफ पर कार्रवाई करने की मांग की है। तो वहीं युवक के धरने में बैठने और बच्चे का उपचार न किए जाने से अस्पताल में हंगामा हो गया। काफी देर तक दोनों पक्षों में बहस होती रही। अस्पताल स्टाफ के द्वारा पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद लोहाघाट थाने से पुलिस मौके पर पहुंची। कल से मेरे बच्चे को रात से बुखार और उल्टी दस्त हो रहे थे। सुबह हम हॉस्पिटल में आए तो इमरजेंसी में यहाँ पर कोई नहीं था। जैसे हॉस्पिटल के OPD वो इमरजेंसी वार्ड में गए तो इमरजेंसी वार्ड में मैडम थी। मैडम ने कहा 15 मिनट रुक जाओ, 15 मिनट में पर्ची कटाओगे। पर्ची कटाने के बाद जो दूसरी शिफ्ट के लोग आते हैं वो देखेंगे। लेकिन और उसके बाद इनने चिता मोबाइल बुला दिया है। चिता मोबाइल मुझसे ये सुनील कुमार है एक चिता मोबाइल के, ये कह रहे हैं कि तू और तेरा बच्चा मर जा। ये वाली बात इनने कहा अभी मेरे से, ये मर जाओ, नहीं तो दिखाना तो दिखाओ, नहीं तो मर जाओगे। अब मैं चाह रहा हूँ कि हॉस्पिटल में ये ऐसी स्थिति क्यों हो रही है, ये सुधार क्यों नहीं हो रहा। और ये जो रात्रि में मैडम ड्यूटी में थी, ये इनसे मेरी इनसे एक ही बार इनसे बात हुई थी, उसके बाद वहाँ से नदारद हो गई। इन्हें कहा दूसरी मैडम है, उसी कमरे में चले गए, ये दूसरे कमरे में, और ये आए नहीं। मैं इधर से उधर मेरे पिताजी और मेरे बच्चे को लेकर घूमते रहे यहाँ पर। उसके बाद ये पर्चा कटा के आए नहीं आए मुझे नहीं पता, और ये कह रहे कि मैं वहाँ नहीं आई। आप आके एक बार देख लीजिए, हमारा जो ड्यूटी रूम होता है डॉक्टर्स का जो ड्यूटी रूम है वो कहाँ पर है, इनको पता नहीं। इन्हें लग रहा है मैं वहाँ आराम करने गई, तो इनको गलत लगता है। वो हमारा ड्यूटी रूम है डॉक्टर्स का, आप वहाँ के देख लीजिए। और मैं कहाँ गई थी लगा रहे। इसके अलावा जो अंदर OPD वाली डॉक्टर है वो भी आ चुकी है, आप चाहे तो देख लीजिए। इन्हें अंदर 45 नंबर में गए। उसके बाद फिर हमने पुलिस को कॉल करा, वो पुलिस वाले आए। इन्होंने पुलिस वाले को बोला कि मैं और मेरा बच्चा दोनों मर जाएंगे। अब ये इल्जाम पुलिस वालों पे लगा रहे हैं कि आपने बोला है कि हमारे बच्चे मर जाएंगे। उसके बाद इन्होंने अंदर जो सिस्टर जी लोग हैं उनको गालियां दी। अब ऐसी गाली दी मैं नहीं देती तो मैं बोलना भी नहीं चाहूंगी। उपचार ना देने की बात सरासर गलत है। 8 बजे इमरजेंसी डॉक्टर यहाँ आ गए थे, लेकिन बच्चा ज्यादा सीरियस ना होने के कारण उसको OPD में दिखाने की बात कहा गया था।
और ओपीडी का जब पर्चा काटे तो उनको एग्जैक्टली पता नहीं कि ओपीडी में किस कमरे में कहाँ जाना है, तो इस वजह से वो इधर उधर होते रहे और उसकी वजह से गालियाँ देखे गए, जो सरासर गलत है। आप गाली मत दीजिए, आप आते हो अगर आपको नहीं पता है, यहाँ पर आपका हर एक कमरा मॉर्निंग में खुला रहता है, कोई भी एक कमरे में आप चले जाइए, चाहे इंजेक्शन रूम हो, पर्ची काउंटर हो, डेंटल हो, मेरे कमरा है, कोई भी कहीं भी जाइए, किसी से भी पूछिए, लेकिन गाली मत दीजिए। ऐसे गाली देने से जो काम करते हैं उनकी भी मनोबल खराब होता है। हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा के मामले में 50 आरोपियों को जमानत दे दी गई, जिसमें 6 महिलाएं भी शामिल हैं। कोर्ट ने शनिवार को सुनवाई के दौरान फैसला सुरक्षित रख लिया था। सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट नित्या रामाकृष्णन के नेतृत्व में पैरवी की गई थी। और फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।